गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पूर्ति के बारे में, यानी कि सप्लाई। तो सप्लाई हम उसे बोलते हैं जो कोई विक्रेता किसी निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है, और इसका अर्थ ये है कि इसको हम एक वितरण से ले सकते हैं। पारिभाषिक रूप से आ जाती हूँ। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से होता है जिसे एक विक्रेता एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस अनुसूची या तालिका से है जो वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाती है जो उत्पादक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार है। पूर्ति की परिभाषा निम्नलिखित तत्वों से पूरी होती है। वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक बेचने के लिए तैयार होता है, वस्तु की कीमत जिसे उत्पादक बेचने को तैयार होता है, और वह समय अंतराल जिसमें वस्तु एक निश्चित मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत की गई है। इन जो निम्नलिखित तथ्यों से आप समझ चुके होंगे कि पूर्ति किस आधार पर कार्य करती है। तो पूर्ति को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक, पहली होती है वस्तु की कीमत। पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख जो कारक होता है वो होता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति करेंगे। कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में इस संबंध को पूर्ति के नियम की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है या जाता है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं मैंने आपको बताई थी, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। तो संबंधित वस्तुओं से वही अभिप्राय है यहाँ पर भी। एक वस्तु की पूर्ति इससे संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। यदि एक वस्तु की स्थानापन्न वस्तु को जो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादक प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति अधिक मात्रा में करेंगे। मान लिया जाए कि बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई है तो किसान अन्य फसलों यानी कि चावल और अन्य फसल भी हो सकती है, उसके बजाय फिर वो गेहूं का ही उत्पादन अधिक मात्रा में करेगा, क्योंकि उसको अपना बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जिसके फलस्वरूप चावल की पूर्ति कम हो जाएगी। उत्पादन के साधनों की कीमतें। एक वस्तु की पूर्ति उत्पादन के साधनों की कीमत पर निर्भर करती है। यदि एक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की मांग बढ़ जाती है तो वस्तु की कुल उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादक अपने साधनों को एक वस्तु के उत्पादन से निकालकर ऐसी वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे जिसको कि कम लागत पर उत्पादित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। उत्पादों के उद्देश्य। सामान्यतः प्रत्येक फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है। कई बार उत्पादक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने लाभों का त्याग कर ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिससे उनके प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हो सके। ये सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं इसमें उत्पादकों के। और आगे है तकनीकी ज्ञान का स्तर। तकनीकी ज्ञान से अर्थ है कि जो ये टेक्नोलॉजी हो चुकी है आजकल, तो जब टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है वो उत्पादन में भी काफ़ी इसका बोलबाला अब हो चुका है। समय के साथ तकनीकी ज्ञान में भी परिवर्तन होते हैं। नए अनुसंधानों तथा प्रवर्तनों से उत्पादन की विधियों में सुधार होता है तथा वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। कर नीति यानी कि टैक्स। यदि वस्तु के उत्पादन पर भारी मात्रा में कर लगाए जाते हैं तो वस्तु का उत्पादन हतोत्साहित होगा और वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाएगी। देखो, किसी भी वस्तु में जब बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है तो लोग फिर उसके उत्पादन में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए भी उसकी पूर्ति में फिर कमी आ जाती है। इसके विपरीत यदि उत्पादकों को करों में विशेष प्रकार की छूट दी जाती है, किसी भी उत्पादन में कई बार जो हमारी गवर्नमेंट होती है छूट देती है, तो उसमें फिर उसकी पूर्ति बढ़ाने में, उस वस्तु की जो पूर्ति बढ़ाने में फिर सहायता मिल जाती है। लोग उसकी पूर्ति करने में सहायक हो जाते हैं, उसका उत्पादन बढ़ा के। भविष्य में कीमत वृद्धि की आशा। यदि उत्पादक भविष्य में वस्तु की कीमतों में वृद्धि की आशा करते हैं तो वे वर्तमान समय में वस्तु की पूर्ति की कमी कर देंगे ताकि भविष्य में ऊंची कीमतों पर वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सके। माना अभी जैसे गोल्ड है, तो अगर भविष्य में ऐसा देखा जाए कि गोल्ड आगे बढ़ सकते हैं तो इस वजह से उसकी जो पूर्ति है वो खुद कम हो जाती है ताकि वो उसे उचित मूल्य में बढ़ा सके। यातायात तथा संचार के साधन। यातायात तथा संचार के तीव्र एवं विकसित साधन वस्तुओं की पूर्ति को नियमित और पर्याप्त बनाए रखने में सहायक होते हैं। यदि वस्तु की पूर्ति एक क्षेत्र में कम है तो तीव्रगामी यातायात के साधनों की सहायता से आधिक्य पूर्ति वाले क्षेत्रों से वस्तु को स्वल्पता यानी कि कमी वाले इलाकों में लाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि यातायात के साधनों की सहायता से वस्तु को विदेशी बाजारों में पहुंचा दिया जाता है तो घरेलू वस्तु की पूर्ति बहुत कम हो जाती है। ये आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ है जो इसमें विदेशी व्यापार के बारे में है। इसका अर्थ जैसे कोई वस्तु है उसे जब बाज़ार में पहुंचा दिया जाता है, यातायात के अब साधन बढ़ चुके हैं तो विदेशों में जो ये निर्यात हम लोग करते हैं तो उसके वजह से जो यहाँ पर उस वस्तु की कमी हो जाती है, उसकी फिर पूर्ति की भी कमी होगी, क्योंकि वस्तु जब कम होगी तो इससे भी ये संभावनाएं हो जाती हैं। पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम के अनुसार
अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा तथा उसकी कीमत में धनात्मक संबंध है। अतः कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा भी बढ़ती है तथा कम होने पर वस्तु की जो पूर्ति है वो भी कम होने लगती है। अतः शब्दों में अन्य बात समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो पूर्ति है वो भी बढ़ती है, और जब कीमतें घटती हैं तो जो उसकी पूर्ति है वो भी घटती है। इसमें धनात्मक संबंध है, यानी कि पूर्ति का बढ़ना कीमत जब बढ़ता है तो पूर्ति भी स्वतः बढ़ जाती है, और जब कीमत घटती है किसी वस्तु की तो पूर्ति भी उसके साथ घटने लगती है कम कीमतों पर। एस एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स, इसका एस से आप समझ रहे होंगे सप्लाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, ये इसका फलन है, फंक्शन। इसको हम इस तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें कीमत दी गई है 1 से लेकर 3 तक, और पूर्ति की इकाइयाँ दी गई हैं। जब कीमत बढ़ रही है तो इसमें आप देख लीजिए जो पूर्ति की इकाइयाँ हैं वो भी बढ़ रही हैं, और ये बिंदु ए बी सी आप ये देख रहे हैं कि जब 1 रुपये था तो ये 2 मात्रा तक उसका जो है इतनी इकाइयाँ पूर्ति हो रही, इतनी इकाइयों की पूर्ति हो रही थी। जब ये 2 रुपये हो गया तो 4 इकाइयों की मात्रा उसकी पूर्ति हो रही थी, और जब 3 रुपये किया गया तो 6 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। तो ये स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे जो पूर्ति है वो भी बढ़ रही है, और जैसे ये घटेगा वैसे ही पूर्ति भी घटेगी। इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो है समय धारणा। यदि अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म में पूर्ति की कीमत में परिवर्तन के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता, अर्थात कीमत बढ़ती है तो पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के स्वल्पकाल को बाजार काल भी कहा जाता है। इस समय अंतराल में पूर्ति वक्र एक सीधी रेखा होगी। ये इसमें रेखा चित्र भी बना है। इसमें समय धारणा ये दी गई है कि जैसे जब अल्पकाल होगा तो अल्पकाल में क्या होता है, जो विक्रेता होता है वो क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकता। क्वांटिटी एक निश्चित है, कीमत उसकी जो भी बढ़े लेकिन क्वांटिटी एक निश्चित ही होगी। और जब यही लॉन्ग टर्म में होता है तो क्वांटिटी यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। और कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म यानी कि ज़्यादा समय हो। तो ये चार्ट ये समझा रहा है आपको। पूर्ति वक्र में खिसकाव या संचलन। पूर्ति वक्र में खिसकाव या संचलन ये बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पूर्ति वक्र पर संचलन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। कोई भी पूर्ति वक्र आपने देखा है वो कीमत पर काफ़ी डिपेंड करता है, जबकि पूर्ति वक्र में खिसकाव वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण होता है। यानी कि अभी तक जो आपने देखा ये कीमत से हो रहे थे, लेकिन अब आप कीमत के अलावा भी ऐसे फैक्टर्स जानेंगे जिससे कि पूर्ति परिवर्तित होती है। पूर्ति वक्र पर संचलन का अध्ययन 2 भागों में किया जा सकता है, पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति का संकुचन। विस्तार से आप समझ रहे होंगे किसी चीज़ का विस्तार होना, संकुचन मतलब कम होना। पूर्ति वक्र में खिसकाव का अध्ययन भी 2 भागों में किया जा सकता है, पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। जब वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से पूर्ति की गई मात्रा बढ़ती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। यानी कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति की गई मात्रा बढ़ती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से पूर्ति की गई मात्रा बढ़ती है तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। जब वस्तु की अपनी कीमत कम होने से पूर्ति की गई मात्रा कम होती है तो इसे पूर्ति में संकुचन कहते हैं। संकुचन और विस्तार ये आप समझ चुके होंगे कि जब कीमत बढ़ने पे होता है तो वो विस्तार हो गया, क्योंकि वो बढ़ रहा है, इसमें पूर्ति भी बढ़ रही है। लेकिन जब कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घट गई, तो घटने का मतलब इसमें संकुचन हो रहा है। जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से पूर्ति की गई मात्रा घटती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। ये इस रेखा चित्र में दर्शाया भी गया है। दोनों कंडीशंस इसमें बताई गई हैं। ये पूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव और ये बाईं ओर खिसकाव। ये जो पहला रेखा चित्र है 27, तो इसमें आप देख रहे होंगे पूर्ति में विस्तार हो रहा है। S से S1 ये आगे की ओर जा रहा है, क्योंकि ये देख लीजिए इसमें पूर्ति बढ़ गई है, प्राइस। और ये दूसरा भी है, इसमें प्राइस तो खैर वही बताया गया, लेकिन इसमें पूर्ति बढ़ाई गई है। दूसरा भी है, इसमें संकुचन हो रहा है, कम हो गया है, Q से Q1। आगे है पूर्ति वक्र का संचलन। नीचे दी गए रेखा चित्रों की सहायता से पूर्ति वक्र में संचलन को समझा जा सकता है। ये 2 रेखा चित्र हैं, इसमें पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संचलन हो रहा है। इसमें देखो कीमत भी बढ़ रही है। जो आपने पिछला देखा उसमें आपने सिर्फ उसकी क्वांटिटी यानी कि उसकी पूर्ति बढ़ी है,
उसकी सप्लाई आपने देखा कि संकुचन और विस्तार। अब इसमें आपको प्राइस बढ़ा के जो इसके सप्लाई में चेंज आया है वो भी दिखाया गया है। जो पहला है इसमें विस्तार दिखाया गया है Q से Q1, और जो दूसरा है पूर्ति में संकुचन Q से Q1, ये नेगेटिव है, इसमें पूर्ति में कमी है। पूर्ति की लोच, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति पूर्ति की अनुक्रिया की पूर्ति को लोच कहते हैं। कल भी मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया था कि जो डिमांड है तो उसमें लोच यानी कि उसमें जो परिवर्तन, लोच का अर्थ मैंने आपको परिवर्तन से समझाया था। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति पूर्ति की अनुक्रिया की पूर्ति को लोच कहते हैं। अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन, वस्तु की कीमत बढ़ी या घटी उससे जो परिवर्तन आपको देखने को मिला, तो परिवर्तन की दर होती है जो, उसी को पूर्ति की लोच कहते हैं। पूर्ति लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन तथा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बीच अनुपात है। ये एक अनुपात है परिवर्तन के कारण पूर्ति में, और इसको अनुपातिक परिवर्तन तथा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बीच अनुपात है। इन दोनों का किन दोनों से अर्थ है कि जो ये पूर्ति लोच यानी कि पूर्ति में जो चेंजेस हुए हैं उसके परिवर्तन का जो अनुपात है, और दूसरा कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन, इन दोनों के परिवर्तन के अनुपात है जो उसको, ये इसका सूत्र भी है पूर्ति लोच गुणांक बराबर पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, या पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति की लोच के प्रकार, इसमें भी आपको 5 प्रकार देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपने डिमांड में देखा था उसी प्रकार। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब लोच, ये तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो ये माप इसमें दी गई है 5 प्रकार से, और ये किस प्रकार का, फिर ये माप के द्वारा किस प्रकार का है ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके प्रकार, और आगे इसमें व्याख्या दी गई है। तो फर्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू 0। जब ये 0 होती है तो ये क्या होता है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति होती है, यानी कि इसमें कोई भी लोच नहीं होता है, कोई भी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। ऐसा तब होता है जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं रहता, मतलब कीमत कोई भी हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। किसमें, ये जो सप्लाई है, पूर्ति है, इसमें सेकंड है 0 इज़ स्मॉलर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ स्मॉलर देन 1, यानी कि ये 0 से अधिक है, जो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये 0 से अधिक होगी, लेकिन 1 से जब कम हो तो इसमें क्या होता है, ये भी बेलोचदार पूर्ति होती है। ऐसा तब होता है जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा में कम परिवर्तन होता है, मतलब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसकी अपेक्षा जो पूर्ति में जो परिवर्तन है वो उतना नहीं है, कम है। तीसरा है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू 1, इस समय फिर जो इकाई है लोचदार पूर्ति होगी, यानी कि इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको सप्लाई में। ऐसा तब होता है जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है, व्हेन दे आर इक्वल, यानी कि प्राइस में जो परिवर्तन हुआ है और सप्लाई में जो परिवर्तन हुआ है वो बराबर हुआ है। और ये चौथी कंडीशन है इसमें कि इसमें है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये 1 से तो ज़्यादा है और ये इन्फिनिटी से कम है, तो ये लोचदार पूर्ति होगी। ऐसा तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन प्रतिशत की अपेक्षा पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, यानी कि जो कीमत में जब परिवर्तन हुआ है जो उसकी अपेक्षा जो पूर्ति में प्रतिशत है जो परिवर्तन है वो अधिक होता है, यानी कि पूर्ति अधिक हुई है और कीमत में जो परिवर्तन है वो कम हुआ है, तो तब लोचदार पूर्ति मानी जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इन्फिनिटी मतलब अनंत। जब इलास्टिसिटी यानी कि सप्लाई की लोच यानी कि पूर्ति की लोच, जब पूर्ति की लोच पूर्णतया लोचदार होती है, इसमें चेंजेस होते हैं, बहुत पूर्ण चेंज होते हैं इसमें पूरे, तब ऐसा तब होता है जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा पूर्ति की मात्रा में असीमित परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कीमत तो वही है लेकिन जो पूर्ति है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। ये लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। हम पूर्ति की लोच के माप, प्रतिशत विधि, इसको मापने की विधि, तो पहली इसमें एक प्रतिशत विधि बताई गई है और इसमें 2 विधियाँ होती हैं। पहला होता है प्रतिशत विधि, दूसरा है रेखा गणितीय विधि। पहले प्रतिशत विधि बताती हूँ मैं आपको। पूर्ति की लोच को इस सूत्र द्वारा मापा जा सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू
वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी डॉट पी अपॉन क्यू। तो इसमें यदि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मूल्य 1 से अधिक हो तो ये पूर्णतया लोचदार होती है, और जब 1 के बराबर होता है तो ये इकाई लोचदार होती है, और जब यह 1 से कम होती है तो पूर्ति बेलोचदार होती है, और जब पूर्ति की लोच 0 से अनंत तक होती है। ये इसका सूत्र है। फिर इन कंडीशंस में ये सूत्र लागू होगा, ये 3 कंडीशंस में। उसके बाद दूसरा है रेखा गणितीय विधि। एक सीधी रेखा वाले पूर्ति वक्र पर ES P ज्ञात करने के लिए उसे आगे तक बढ़ाते हैं। यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र मूल बिंदु पर मिलता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र x अक्ष के धनात्मक भाग को काटता है, ये आप देख रहे होंगे S2 वाला है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरा है यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र x अक्ष के धनात्मक भाग को काटता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्मॉलर देन 1, यानी कि S3। और यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र x अक्ष के ऋणात्मक भाग पर काटता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज बिगर देन 1, ये S1 कंडीशन। पूर्ति की लोच के प्रकारों को चित्र की सहायता से निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ये चित्र है इसमें। अंत में पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, अंत में यही पढ़ा रही हूँ मैं। जो पूर्ति की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसको जो प्रभावित करते हैं, पहला है समय। तो समय जितना अधिक दीर्घ होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, उतनी ही एक वस्तु की पूर्ति अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं पूर्ति में, क्वांटिटी बढ़ा के या कभी घटा के भी। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत अल्पकाल में पूर्ति लोचदार होती है। वस्तु की प्रकृति शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति बेलोच होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तनों के अनुसार वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। इसके विपरीत टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति लोचदार होती है, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उन वस्तुओं में भी ये नहीं देखने को मिलता है। इसमें लोचदार नहीं होगा, ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होगी। उत्पादन लागत, यदि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत बढ़ती जाती है तो उत्पादक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जाएगा। इस स्थिति में पूर्ति बेरोजगार होगी। इसके विपरीत यदि उत्तरोत्तर इकाइयों को उत्पादित करने की लागत निरंतर कम हो जाती है तो उत्पादकों को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे। यानी कि जब किसी भी वस्तु की लागत अधिक होती है तो उसका उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें भी जो पूर्ति है उसमें उतनी लोचदार नहीं होगी, यानी कि उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होगी, क्योंकि उसका उत्पादन वो उतना ज़्यादा करेंगे नहीं। भावी कीमतों में परिवर्तन, यदि उत्पादक वस्तु की भावी कीमतों में वृद्धि की आशा करते हैं तो वो वस्तु की वर्तमान पूर्ति में कमी कर देते हैं, तो उसको विक्रय के लिए रोक देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति बेलोचदार हो जाएगी। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमतों की कमी की आशा होती है तो जो उत्पादक होता है वर्तमान समय में वस्तु को अधिक मात्रा में बेचने लगेंगे, जिसके कारण पूर्ति लोचदार हो जाएगी। तो लोचदार इसमें अधिक इसलिए होगी क्योंकि अगर किसी भी वस्तु को हमें ऐसा लगता है, विक्रय करने वाले को कि भाई कोई भी वस्तु जो मेरे पास है इसकी आगे कीमत घटेगी, तो उसको फिर जल्दी बेचना शुरू कर देता है। उसका जो सप्लाई है वो जल्दी करता है, अधिक करता है, और इसलिए उसमें लोचदार यानी कि ज़्यादा इलास्टिसिटी पाई जाती है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि जो ये मेरी वस्तु है इसकी आगे कीमत बढ़ेंगे, तो उसका जो सप्लाई है, उसकी जो पूर्ति है वो रोक देता है। उत्पादन की तकनीक, यदि उत्पादन के स्रोतों में तकनीक परिवर्तन करने से उत्पादन के खर्च एवं समय में कमी आती है तो पूर्ति बढ़ जाएगी तथा लोचदार होगी। इसके विपरीत अगर तकनीकी परिवर्तन से समय एवं कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया तो पूर्ति बेलोचदार होगी। यानी कि जैसे उत्पादन के स्रोतों में अगर तकनीकी परिवर्तन, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई और उसके जो खर्च और इस टेक्नोलॉजी से जो उत्पादन है पहले की अपेक्षा उसमें कम खर्चा हो रहा है तो वो पूर्ति बढ़ा देंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर टेक्नोलॉजी से समय और कीमत में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन है इसमें, तो जो पूर्ति होगी वो बेलोचदार होगी।